आपकी सांसों के लय में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिससे ये विभिन्न आध्यात्मिक आयाम उजागर होते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में श्वास से जुड़ी 3 प्रमुख क्रियाएं बताई गई हैं, जिसे करने से एक खास स्थिति का प्राकट्य होता है। सिर्फ इसे भैरवी स्थिति कहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज मैं आपके समक्ष आपके श्वास का एक ऐसा रहस्य उजागर करूंगा जिससे आप भी अलौकिक शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। मगर चलिए सबसे पहले उसकी बात करते हैं जहां से इस रहस्य की शुरुआत होती है। हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के 2 चैनलों के माध्यम से प्रवेश करती है। इनमें से एक ईड़ा है तथा दूसरी पिंगला। अब जबकि ये ईड़ा, जो कि हमारे नासिका के बाएं नथुने से जुड़ी होती है, ये कनेक्टेड होती है हमारे राइट ब्रेन से, जो कि हमारे लिए रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं निकट भविष्य के पूर्व आभास जैसे शक्तियों को खोल सकता है। जबकि इसी नासिका का दाहिना चैनल, जो कि पिंगला है, वो जुड़ा होता है हमारे लेफ्ट ब्रेन से, जो हमें तर्कशील और एक विवेकवान व्यक्ति बनने में हमारी सहायता कर सकता है। अर्थात केवल ईड़ा पिंगला के उपयोग से ही आप अनेकों शक्तियां जागृत कर सकते हैं। मगर ये तो बस सिरे का ऊपरी छोर है। ईड़ा पिंगला के पीछे एक ऐसी नाड़ी छुपी है जो अत्यंत शक्तिशाली है। हमारी सांसें पूरे दिन के दौरान कभी ईड़ा से पिंगला, फिर पीड़ा से इंगला में बदलते रहती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सांसें अभी बाएं धमनी में अर्थात ईड़ा में अधिक सक्रिय है, इसके ठीक 60 से 90 मिनट बाद वो दूसरी धमनी पिंगला में सक्रिय हो जाएगी और आप महसूस करोगे कि आपके एक छिद्र से हवा अधिक प्रवेश कर रही है। ये साइकिल पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता है। पर अब इसका उपयोग कैसे करें? तो सुनिए। जब आप यह पहचान लेते हैं कि इस समय आपकी सांसें ईड़ा या पिंगला किस नाड़ी में सक्रिय है, तो अगले 60 से 90 मिनट तक ऐसा कार्य करें जो उस नाड़ी के प्रकृति के अनुकूल हो। हम सभी जानते हैं कि ईड़ा नाड़ी रचनात्मक कार्यों में सहायता करती है, जबकि पिंगला तर्कशील एवं एकाग्रशील कार्यों में। आप चाहे तो इस चार्ट को देख सकते हैं, ये आपकी सहायता करेगा। अब जबकि आप ऐसा करने लगते हैं तो इससे एक प्रभाव पैदा होता है। आप फ्लो स्टेट में चले जाते हैं और इसके कारण एक अत्यंत शक्तिशाली अवस्था आती है जिसे भैरवी स्थिति कहते हैं। शिव के अनुसार भैरवी स्थिति प्राण के ईड़ा पिंगला को छोड़कर ऊर्जा के एक तीसरे चैनल सुषुम्ना में प्रवाहित होने से आती है। भैरवी स्थिति वो अत्यंत शक्तिशाली अवस्था है जो वास्तव में कुछ पल के लिए आपको भगवान बना देती है। अब इसकी खासियत सुनिए कि जब ये भैरवी स्थिति आती है तो उस वक्त आपके साथ क्या होता है। सबसे पहले मन पूर्णतः स्थिर हो जाता है, कोई विचार नहीं रहता। सांसें ईड़ा और पिंगला के पार तीसरे धारा सुषुम्ना में बहने लगती है। श्वास प्रश्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि केवल उनका अस्तित्व मात्र ही अनुभव होता है। अहंकार शून्य हो जाता है, मैं का बोध समाप्त हो जाता है, बस एक उपस्थिति शेष रहती है और चेतना ब्रह्मांडीय चेतना यानी शिव से एकाकार हो जाती है। इस अवस्था में आप ब्रह्मांड और प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम का अनुभव करते हैं और उस गहरे प्रेम में प्रकृति आपकी हर इच्छा पूर्ण करती है, आपको प्रसिद्धि, सफलता और समृद्धि देती है। भैरवी स्थिति के जागरण से इतने सारे लाभ होते हैं, लेकिन इसका जागरण कैसे होता है, इसके लिए आपको कैसा बनना होता है और क्या संकेत होते हैं जिससे ये पता चलता है कि किस व्यक्ति के लिए इसका जागरण संभव है, यह हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले शिव को देखिए। शिव के बदन पे लिपटा हुआ नाग यह संकेत देता है कि ऐसा व्यक्ति अपने मूलाधार चक्र, जो कि भय और अस्तित्व की सुरक्षा से जुड़ा होता है, उससे ऊपर उठ चुका है। उसने जीवन के मूल भय पर विजय पाली होती है। शिव की देह पर लगी राख यह स्मरण कराती है कि यह भौतिक संसार नश्वर है। ऐसा व्यक्ति निरंतर जानता है कि उसका शरीर, उसके द्वारा अर्जित धन, जमीन, गाड़ी, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ क्षण भंगुर है। वह यह भी स्मरण रखता है कि वह अमर चेतना है, इसलिए वह भौतिक वस्तुओं, पदों, नाम, यश को भस्म के समान समझता है और सभी कुछ होते हुए भी वह भीतर से सदा निर्लिप्त, निरअहंकार और साक्षी भाव में रहता है। यदि आप में भी यह गुण विद्यमान है तो भैरवी स्थिति का जागरण आपके लिए सहज रूप से संभव है, जिसके 3 प्रमुख पड़ाव हैं। पहला पड़ाव एक खास तरीके का श्वास लय स्थापित करना है। एक विशेष विधि से श्वास की लय को साधा जाता है। इससे एक विशेष प्रकार की बुद्धिमत्ता यानी हायर इंटेलिजेंस जागृत होती है। इसके प्रभाव से आप किसी भी जटिल से जटिल विषय, व्यक्ति या स्थिति को सहज रूप से समझने लगते हैं। दूसरा पड़ाव विचारों को एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। आपके विचारों को एक स्पेशल प्रैक्टिस के साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है। इससे भीतर एक गहन अवचेतन एकाग्रता खुलती है और आपका मन सामान्य से 100 गुना अधिक तीव्र और कुशल ढंग से कार्य करने लगता है। तीसरा पड़ाव ऊर्जा को चैनलाइज
एनालाइज करना है। अंतिम चरण में आपकी ऊर्जा को एक विशेष विधि से संगठित और निर्देशित किया जाता है, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन शक्ति सक्रिय हो जाती है। इस अवस्था में आप अपने जीवन को ठीक उसी रूप में साकार करना सीखते हैं जैसा आप चाहते हैं। अगर पहले पड़ाव सांसों की बात करें तो इंसानी चेतना को ऊपर उठाने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका सांसों की है, उतना शायद ही किसी और चीज की होगी। दरअसल हमारी चेतना ही वह कारण है जो हमारे जीवन की दशा तय करती है कि हम तामसिक प्रवृत्ति में एक पशु की तरह केवल भोजन जैसे मूलभूत आवश्यकताओं में उलझे रहेंगे, या फिर राशि गुण में उन जरूरत से ऊपर उठकर एक सफल पुरुष की तरह जीवन को व्यतीत करेंगे, या फिर इन दोनों से भी ऊपर सात्विक अवस्था में स्थित होकर एक दिव्य पुरुष की तरह अपना जीवन मैनिफेस्ट करेंगे। और ये तीनों अवस्थाएं हमारे सांसों पर टिकी होती हैं। सांसें हमारे शरीर के जितने गहरे तल को छूती है, हमारी चेतना उतनी ही ऊंचाई तक उठती है। अगर सांसें नाभि से नीचे तक जाती है तो चेतना आज्ञा चक्र तक उठने लगती है। अगर सांसें सिर्फ फेफड़ों तक सीमित रहती है तो चेतना समान स्तर पर बनी रहती है। लेकिन अगर सांसें इतनी उथली हो जाए कि फेफड़ों से ऊपर ही सिमट जाए तो चेतना दबने लगती है। एक पशु, एक पुरुष और एक दिव्य पुरुष में बस इतना ही फर्क है कि एक पशु 1 मिनट में 60 से 90 बार सांस लेता है, एक सामान्य मनुष्य 30 से 40 बार सांसें लेता है, जबकि एक दिव्य पुरुष केवल 12 से 20 बार सांसें लेता है। जब आप एक अंतराल में कम सांसें लेने लगते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे खुद को इसके अनुकूल बनाने लगता है। इस प्रक्रिया में शरीर एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर भरने लगता है और परिणाम स्वरूप आपकी सांसें गहरी और नाभि तक पहुंचने लगती है। और जैसे जैसे सांसें गहरी होती है, चेतना भी उसी अनुपात में ऊपर उठने लगती है। अब विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित एक विशेष तकनीक जिसे रिदमिक ब्रीथिंग कहा जाता है, यानी लयबद्ध श्वास प्रश्वास। यह अभ्यास 3 चरणों में विभाजित है। पहला चरण है लय, दूसरा चरण है विस्तार और आखिरी चरण है सहज श्वास। पहले चरण में अपनी पीठ के बल सीधे लेट जाएं। अपनी नाभि पर एक मोटी और भारी किताब रखें। अपने हाथों को सिर के नीचे रखें। अब सांस लें, बहुत गहराई से नहीं, बस सामान्य रूप से। अब कोशिश करें कि किताब ऊपर उठे, लेकिन छाती नहीं। यह धीरे धीरे करें, ठीक वैसे ही जैसे आपकी सामान्य सांसें होती है। किताब का ऊपर उठना और नीचे आना स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। यह पहला चरण है, जिसे आप बिस्तर पर लेटे हुए भी कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर करना अधिक अच्छा रहेगा। अब कैसे सुनिश्चित करें कि आप यह सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं? ध्यान रखें, वह वास्तविक स्थान जहां से सांसें ऊपर नीचे होती है, वह ये हिस्सा है। यह वही स्थान है जो हर सांस के साथ ऊपर नीचे होना चाहिए। नाभि के नीचे का कोई भी भाग सांस के साथ ऊपर नीचे ना हो, और साथ ही छाती में भी कम से कम गति हो। इस पहले चरण का अभ्यास रोज 10 मिनट करें और हर दिन इसे 5 मिनट बढ़ाते जाएं, तब तक जब तक कि आप 30 मिनट तक ना पहुंच जाए। इसे बैठ के करें, खड़े होकर करें, चलते समय करें, लेकिन अब किताब के बिना। धीरे धीरे इसे पूरा दिन करें और इसे अब कोई अभ्यास ना माने, बल्कि यह आपकी स्वाभाविक प्रणाली बन जानी चाहिए। दूसरे चरण में आपको एक दीवार के पास खड़ा होना है, लेकिन दीवार को छुए बिना। पीठ को दीवार की ओर रखें और पहले चरण की तरह ही सांस लें। जब आप सांस अंदर ले तो अपने हाथों को ऊपर उठाएं, ऐसे कि श्वास खत्म होने पर हथेलियों का पिछला हिस्सा दीवार को छुए। जब आप हाथ नीचे ले जाएं तो सांस छोड़ें। किसी भी चरण पर सांस रोकना नहीं है। ध्यान रहे, आपको दूसरे चरण का अभ्यास तब तक नहीं करना है जब तक कि आपने अपना पहला चरण परफेक्ट ना कर लिया हो, या कम से कम 6 महीना अभ्यास ना किया हो। पहला चरण जिसमें किताब का उपयोग किया गया था, आपको निचले छाती में सांस का अनुभव करवाने के लिए था। अब दूसरा चरण जिसमें दीवार के पास खड़े होकर अभ्यास किया जाता है, आपके छाती के ऊपरी हिस्से में सांस का अनुभव करवाता है। जब ये दोनों चरण मिल जाते हैं तो इसका अर्थ है कि हम निचले पसलियों और ऊपरी पसलियों को एक साथ फैलाते हुए सांस लेते हैं। ध्यान रहे, नीचे या ऊपर की पसलियों को अधिक ना फैलाएं, जैसे गहरी सांस लेने में किया जाता है। इसे व्यायाम के रूप में ना करें, बल्कि इसे सामान्य सांस लेने के तरीके की तरह अपनाएं और पूरे दिन इस तरह से सांस लेने का प्रयास करें। यह केवल सही तरीके से सांस लेना है, ना कि गहरी सांस लेना। अब अगर तीसरे चरण की बात करें तो ये सांसों का वो रहस्य है जो सबसे शक्तिशाली है। दरअसल हमारी सांसें अर्थात प्राण हमारी इंद्रियों यानी आँख, कान, जीवा, नाक, त्वचा और चेतना को जोड़ती है। ये सांसें शून्यता और भौतिकता के बीच की वह डोर है जिस पर जीवन टिका होता है। मगर कुछ ही लोग इसमें छुपे मैनिफेस्टेशन की शक्तियों को जानते हैं। दरअसल हमारे मस्तिष्क में ठीक उसी स्थान पर जहां सांसें पूरी होती है, एक सूक्ष्म विराम होता है। इस विराम में I, E और S सेंटर स्थापित होते हैं। I का अर्थ है इंटेलेक्चुअल, जो कि आज्ञा और विशुद्धि चक्र है। E का अर्थ है इमोशनल,
जो कि अनाहत और मणिपुर चक्र है, और एस का अर्थ है सर्वाइवल, जो कि स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र है। अब जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी सांसें हमारी कोई भी संवेदना जो कि छूने, चखने, देखने, सुनने या फिर सूंघने से प्राप्त होती है, उसे अपने साथ कैरी करते हुए विराम आने पर उसे आई, ई या एस इन तीनों में से किसी एक सेंटर पर छोड़ देती है, और फिर वो संवेदना इन तीनों में से किसी एक सेंटर के साथ प्रतिक्रिया कर हमारे बाहर आने वाले सांसों के माध्यम से प्रतिक्रिया स्वरूप बाहर निकलती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी चीज को देखते, सुनते, सूंघते या चखते हैं और उसकी संवेदना हमारे एस सेंटर के साथ प्रतिक्रिया करती है, तो उस स्थिति में प्रतिक्रिया पूरी तरह से इंस्टिंक्टिव और एनिमलिस्टिक होती है। यह प्रतिक्रिया हमारे शरीर में पहले से कोडेड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर आधारित होती है, जैसे ऊंचाई देखकर हाथ पांव कांपने लगना या विपरीत लिंग को देखकर शरीर में वासना जनित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होना। एस सेंटर पूरी तरह से अचेतन और हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। जब वही संवेदना ई सेंटर पर रजिस्टर होती है तो प्रतिक्रिया भावनात्मक आधार पर व्यक्त होती है, जैसे राष्ट्रगान सुनते समय शरीर में सिहरन महसूस होना या किसी गरीब असहाय को देखकर उनके लिए कुछ करने की प्रेरणा उठना। ई सेंटर से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया अर्ध अचेतन और आंशिक रूप से हमारे नियंत्रण में होती है। लेकिन जब संवेदना आई सेंटर पर पहुंचती है तो किस संवेदना को कैसी प्रतिक्रिया दी जाए, यह पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। उदाहरण के लिए, डर को प्रकट करना है या नहीं, या अपनी भावनाओं को बाहर लाना है या नहीं, इन सब का निर्णय हम पूर्ण चेतन और नियंत्रण के साथ करते हैं। आई सेंटर में उत्पन्न होने वाली हर संवेदना पर हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते बल्कि एक्ट करते हैं, यानी सोच समझकर जागरूकता पूर्वक निर्णय लेते हैं। इससे भीतर एक साक्षी भाव जागृत होता है जिससे फ्री विल का जन्म होता है, और इसी फ्री विल के माध्यम से हमें अपनी ऊर्जाओं, भावनाओं और संवेदनाओं पर मैनिफेस्टेशन का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे यदि आपने अपने संवेदनाओं पर फ्री विल प्राप्त कर ली तो किसी इंटरव्यू या प्रेशर सिचुएशन में कैसे अपने नफ्स को कंट्रोल रखना है या पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होगा। अगर आपने अपनी भावनाओं पर फ्री विल प्राप्त कर ली तो कब और क्या महसूस करना है, जैसे खुशी या प्रेम, वह आप स्वयं तय कर पाएंगे। और यदि आपने अपनी ऊर्जाओं पर फ्री विल प्राप्त कर ली तो न केवल इस जीवन में बल्कि नेक्स्ट लाइफ में भी आपका जीवन कैसा होगा यह आप स्वयं मैनिफेस्ट कर सकेंगे। ये तब होता है जब आप तीसरे चरण को साध ले, जिसका रहस्य दूसरे और तीसरे पड़ाव में छुपा है। दूसरे पड़ाव में हम साक्षी भाव यानी अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, जो कि विचारों को नियंत्रित करने से प्राप्त होगी। उसके लिए सुबह उठते ही सबसे पहले थोड़ी देर शांत बैठे और शांति कायम रखें। अब अपने सांसों के प्रति साक्षी भाव मेंटेन करें, फिर धीरे धीरे इस साक्षी भाव को अपने विचारों तक ले जाएं। अब दिन में बार बार खुद को यह स्मरण कराएं कि आपको अपने विचारों के प्रति साक्षी रहना है। फिर खाने, पीने, चलने और सोते समय भी इसका पालन करें और इसको रोज दोहराएं। इसको 90 दिन करने से आपका दूसरा पड़ाव पूरा हो जाएगा। अब बारी है तीसरे पड़ाव की, जिसमें हम अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं, जो कि ब्रह्मचर्य द्वारा किया जाता है। मैंने ब्रह्मचर्य पर पहले ही डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप इसे देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में बताए गए पड़ावों का नियमित रूप से पालन करेंगे।